गांव रामपुर, जहां रघुवीर सिंह का नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। वह अमीर था, ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। एक शाम वह अपने आंगन में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी उसका पुराना नौकर गोपाल घबराया हुआ अंदर आया। मालिक, एक जरूरी बात कहनी थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद कर दीजिए मालिक। क्या हुआ? ऐसे काम क्यों रहा है? मालिक, मेरा बेटा अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि आज रात तक पैसे जमा नहीं किए तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? मालिक, मैंने आपके यहाँ 18 साल काम किया है, कभी छुट्टी नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं की। बस इस बार मदद कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। रघुवीर घमंड और गुस्से में बोला, कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपए डॉक्टर ने बताया है। 2 लाख? तुम्हें लगता है मैं कोई धर्मशाला चला रहा हूं जो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा? 2 लाख कमाना आसान होता है। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए मालिक। हाथ जोड़ने से पैसे नहीं मिलते। अगर तुम्हारे बेटे की जिंदगी इतनी ही जरूरी थी तो पहले से पैसे जमा करके रखते, तो आज किसी के आगे हाथ नहीं जुड़ते। गोपाल की आंखों में आंसू भर आए। मालिक, गरीब आदमी कोशिश तो कर सकता है, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। और मेरी किस्मत तुम्हारे बेटे की जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको हमेशा अपना भगवान माना था मालिक, आपने मेरे साथ ऐसा किया मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था। बस बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से। गोपाल कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मालिक, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुझे डराने की कोशिश मत करो, निकलो यहाँ से। डरा नहीं रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। रघुवीर हंस पड़ा। जब हिसाब आए मुझे बता देना। गोपाल चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो दर्द था वह अजीब था। उसी रात के लगभग 1 बजे थे, पूरा घर सो रहा था। अचानक ठक 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 मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रघुवीर की आंख खुल गई, उसने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह नीचे आया, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक सफेद लिफाफा पड़ा था। रघुवीर ने उसे उठाया, खोला, अंदर एक कागज था, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हिसाब शुरू हो चुका है। बस इतना ही, न नाम न पता न कोई पहचान। रघुवीर का माथा सिकुड़ गया। ये किसकी घटिया मजाक है? उसने कागज फाड़ दिया और वापस सोने चला गया। अगली सुबह फोन आया। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका सबसे बड़ा ट्रक खाई में गिर गया था, लाखों का नुकसान, ड्राइवर अस्पताल में। रघुवीर गुस्से से तिलमिला उठा। एक दिन में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? जरूर कुछ हुआ होगा। उसे पहली बार रात वाली चिट्ठी याद आई, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को झटक दिया। संयोग है, बस संयोग। शाम को जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी मेज पर फिर एक लिफाफा रखा था। इस बार उसके हाथ सचमुच कांप गए, क्योंकि यह लिफाफा उसके कमरे के अंदर था, जहां बिना अनुमति कोई नहीं आ सकता था। उसने लिफाफा खोला, अंदर लिखा था, पहला हिसाब पूरा हुआ। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पूरे घर को सिर पर उठा लिया। गोपाल, रामू, शंभू, सब यहाँ आओ। सारे नौकर दौड़े आए।
ये चिट्ठी यहाँ कौन रख गया? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रामू बोला, मालिक, हमें कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मालिक, हम सच कह रहे हैं। अगर कल तक सच नहीं बताया तो सबको नौकरी से निकाल दूंगा। उस रात रघुवीर को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटा छत देख रहा था। तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। रघुवीर तुरंत उठ बैठा। कौन है वहाँ, सामने आओ। कोई जवाब नहीं। वह बाहर भागा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कर्म लौटकर आते हैं रघुवीर। रघुवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। रघुवीर को अभी नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असल झटका तो तब लगने वाला था जब उसे पता चलेगा कि ये चिट्ठियां भेजने वाला इंसान कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अतीत का वह व्यक्ति है जिसे उसने वर्षों पहले बर्बाद कर दिया था। उस रात के बाद रघुवीर सिंह पूरी तरह बदल तो नहीं गया था, लेकिन उसके चेहरे का आत्मविश्वास जरूर गायब होने लगा था। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। कोई ऐसा इंसान जो उसके बारे में वह सब जानता है जो दुनिया नहीं जानती। सुबह हुई, लेकिन रघुवीर था, उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने कमरे में बैठा बार बार उन दोनों चिट्ठियों को याद कर रहा था। पहले ट्रक का एक्सीडेंट, फिर दूसरी चिट्ठी, आखिर कौन है ये, और उसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? तभी उसका बेटा अर्जुन अंदर आया। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर डर देखा। पिताजी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ पिताजी। कुछ नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे मत छिपाइए, मुझे बताओ, कुछ तो परेशानी है आपको। रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने सारी बात बता दी। दोनों चिट्ठियों के बारे में, रात वाली आवाज के बारे में, सब कुछ। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, क्या आपने कभी किसी के साथ बहुत गलत किया है? यह सुनते ही रघुवीर का चेहरा बदल गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर दुश्मनी वहीं से शुरू होती है जहाँ किसी का दिल टूटा हो। रघुवीर तुरंत गुस्से में आ गया। मैंने जिंदगी में हजारों लोगों से काम लिया है, हर किसी को खुश नहीं रख सकता। काम लेना और किसी का हक मारना दोनों अलग बातें हैं। रघुवीर चुप हो गया, क्योंकि अर्जुन की बात उसके दिल के किसी कोने में जाकर लगी थी। उसी शाम रघुवीर अपनी तिजोरी खोल रहा था। अचानक उसकी नजर अंदर रखे एक सफेद लिफाफे पर पड़ी। तिजोरी के अंदर इस बार उसके हाथ कांपने लगे। तिजोरी की चाबी सिर्फ उसके पास रहती थी। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, 15 साल पहले का बरगद का पेड़ याद है। रघुवीर के हाथ से कागज गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीना आ गया और अचानक उसकी आंखों के सामने 15 साल पुराना एक दृश्य घूमने लगा। 15 साल पहले उस समय रघुवीर उतना अमीर नहीं था। वह तेजी से पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। गांव के बाहर एक बड़ी जमीन थी। उस जमीन का मालिक था हरिराम, एक ईमानदार किसान। उसकी जमीन पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। रघुवीर उस जमीन को खरीदना चाहता था, लेकिन हरिराम तैयार नहीं था।
एक दिन दोनों के बीच लंबी बहस हुई। हरिराम, जितनी कीमत मांगोगे दूंगा, बस ये जमीन मेरे नाम कर दो। बाबूजी, कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जाती। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? इस जमीन में मेरे पिता की यादें हैं, मेरे दादा की मेहनत है। रघुवीर, भावुक मत बनो, जमीन जमीन होती है। हरिराम, आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। रघुवीर का चेहरा कठोर हो गया। अंजाम अच्छा नहीं होगा, सोच लो, अभी भी वक्त है। जमीन मेरा नाम कर दो। सच का अंजाम कभी बुरा नहीं होता। कुछ दिनों बाद अचानक सरकारी कागज निकले और पता चला कि जमीन पर कोई पुराना कानूनी विवाद है। हरिराम केस हार गया, जमीन उसके हाथ से चली गई और सस्ते दाम में रघुवीर के नाम हो गई। पूरा गांव जानता था कि इसमें धोखा हुआ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। उस दिन हरिराम बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रघुवीर, तुमने जमीन नहीं छीनी, मेरी जिंदगी छीन ली है। दुनिया ताकतवरों की होती है हरिराम। याद रखना, जिस दिन कर्म लौटेंगे तुम्हारे पास छिपने की जगह नहीं होगी। वर्तमान में रघुवीर की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये नाम किसी को नहीं पता हो सकता। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज आई। पिताजी, क्या हुआ? रघुवीर ने तुरंत चिट्ठी छिपा ली। कुछ नहीं अर्जुन। फिर आप इतने डरे हुए क्यों हैं? रघुवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या हरिराम वापस आ गया है? उसी रात के लगभग 2 बजे अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रघुवीर घबरा गया। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। रघुवीर और अर्जुन दौड़कर ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तीसरा हिसाब बाकी है। अर्जुन सन्न रह गया। ये किसने किया? रघुवीर के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। पूरी रात किसी की आंख नहीं लगी। अर्जुन बार बार सोच रहा था कि आखिर कौन उनके घर में घुस सकता है, और अगर कोई घुसा भी था तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं। सुबह होते ही रघुवीर ने गांव के सबसे पुराने आदमी दीनानाथ काका को बुलवाया। दीनानाथ काका गांव का चलता फिरता इतिहास थे। उन्हें हर परिवार, हर घटना और हर पुराने राज की जानकारी थी। काका आए तो रघुवीर ने बिना समय गवाए पूछा, काका, हरिराम के परिवार के बारे में जो कुछ जानते हैं सब बताइए। दीनानाथ काका कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर बोले, इतने साल बाद अचानक हरिराम की याद कैसे आ गई रघुवीर? जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। हरिराम अच्छा आदमी था, बहुत सीधा, बहुत ईमानदार। ये सब मैं जानता हूँ, आगे बताइए। जमीन जाने के बाद वह टूट गया था। दिन रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। कहता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। फिर क्या हुआ? एक दिन अचानक खबर आई कि हरिराम नदी में डूब गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डूब गया या डुबो दिया गया? काका ने गहरी सांस ली। गांव वालों ने बहुत बातें की थीं। कई लोगों को शक था कि वह हादसा नहीं था। क्या कोई सबूत मिला था? नहीं। उसका परिवार, दीनानाथ, उसकी पत्नी कुछ साल बाद बीमारी से चल बसी और उसका बेटा। काका अचानक रुक गए। उसका बेटा क्या? उसका बेटा एक दिन गांव छोड़कर चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया।
रघुवीर का डर बढ़ने लगा। काका के जाने के बाद रघुवीर बेचैन होकर कमरे में टहलने लगा। पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं, सच बोलिए। मैंने कहा ना। हरिराम का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता है? रघुवीर कुछ देर तक चुप रहा, फिर कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार उसकी आवाज कमजोर लगी। क्योंकि उस जमीन को पाने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया था जिसे याद करके आज भी नींद नहीं आती। अर्जुन हैरान रह गया। क्या किया था आपने? रघुवीर ने सिर झुका लिया। सरकारी कागज नकली बनवाए थे, कुछ लोगों को पैसे खिलाए थे ताकि जमीन मेरे नाम हो जाए। मतलब आपने उसकी जमीन छीन ली थी? हाँ। अर्जुन कुछ पल तक अपने पिता को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो शायद ये वही कर्म है जो लौट कर आ रहे हैं। रघुवीर ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। उसी शाम एक नौकर भागता हुआ आया। मालिक, क्या हुआ? आंगन में कोई ये रच कर गया है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला, अंदर लिखा था, कल शाम 5 बजे बरगद के पेड़ के पास आना अगर अपने सवालों के जवाब चाहते हो। अगले दिन शाम के 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। रघुवीर और अर्जुन दोनों बरगद के पेड़ की तरफ जा रहे थे। वही पेड़ जो कभी हरिराम की जमीन पर था। रास्ते भर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। अचानक पेड़ के पीछे से एक आवाज आई, आ गए रघुवीर सिंह। रघुवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए? एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसके आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें नहीं जानता। जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। सीधे सीधे बताओ तुम कौन हो। ज्यादा बहाने मत बनाओ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बताओ, तुम मेरे घर लिफाफा भेजते थे। आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसकी जमीन तुमने छीनी थी। रघुवीर की आंखें फैल गईं। तुम हरिराम के बेटे हो? हाँ, मेरा नाम विक्रम है। जिस दिन मेरे पिता रोते हुए घर लौटे थे, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब जरूर दूंगा। तो ये सारी चिट्ठियां तुम भेज रहे थे? हाँ, लेकिन ट्रक का एक्सीडेंट, दीवार पर लिखा संदेश। ट्रक का एक्सीडेंट मैंने नहीं करवाया, वह तो किस्मत थी। फिर? लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ बुरा होना शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाने का समय आ गया है। रघुवीर कुछ नहीं बोला। उसका सिर झुक चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तभी विक्रम ने अपनी जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। ये देखो रघुवीर। क्या है इसमें विक्रम? वो सबूत जो साबित करते हैं कि तुमने मेरे पिता की जमीन धोखे से छीनी थी। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अर्जुन बोला, ये सबूत तुम्हें कहाँ मिले विक्रम? मेरे पिता ने मरने से पहले इन्हें छिपा दिया था और मुझे एक चिट्ठी में जगह बता दी थी। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया था कि अब उसका सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आने वाला है।
लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रघुवीर सिंह पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसके सामने खड़ा विक्रम कोई साधारण आदमी नहीं था, वह उस इंसान का बेटा था जिसकी बद्दुआएं पिछले 15 साल से उसके पीछे चल रही थीं। विक्रम के हाथ में फाइल थी और उस फाइल में दफन था रघुवीर की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। हवा तेज चल रही थी, बरगद के पत्ते सरसराने लगे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर रघुवीर ने हिम्मत जुटाई। विक्रम, आखिर तुम चाहते क्या हो? विक्रम कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं, नफरत की थी। आज तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ? हाँ बताओ, तुम क्या चाहते हो विक्रम? अजीब बात है, जब मेरे पिता तुम्हारे पैरों में गिरकर रो रहे थे, तब तुमने नहीं पूछा था कि वो क्या चाहते हैं। रघुवीर की नजरें झुक गईं, लेकिन विक्रम नहीं रुका। 15 साल का दर्द उसके शब्दों में बह रहा था। तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ था? कौन सी रात? जिस रात तुमने मेरे पिता की जमीन छीनी थी। रघुवीर की सांसें तेज हो गईं। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब याद है। क्या हुआ था? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उस रात मेरे पिता घर आए थे, पहली बार मैंने उन्हें टूटते हुए देखा था। सब खत्म हो गया। क्या हुआ? जमीन चली गई। कैसे? कल तक तो जमीन तुम्हारे पास थी। धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। छोटा सा विक्रम कोने में बैठा सब सुन रहा था। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं अब हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे घर का खर्चा कैसा होगा। तुम हार नहीं मान सकते। जब सामने वाला आदमी पैसे से कानून खरीद ले, तो गरीब आदमी लड़ता नहीं, सिर्फ हारता है। वर्तमान में विक्रम की आंखें नम थीं। उस रात मेरे पिता पूरी रात नहीं सोए थे। मैंने पहली बार एक मजबूत इंसान को टूटते हुए देखा था। रघुवीर कुछ नहीं बोला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर क्या हुआ विक्रम? 2 महीने बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे, क्योंकि जमीन जा चुकी थी, कमाई हो नहीं रही थी। ओह भगवान! और एक दिन वो हमें छोड़कर चली गई। सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। मेरे पिता अंदर से मर चुके थे, लेकिन फिर भी मेरे लिए जी रहे थे। विक्रम, मेरी बात सुनो। मेरा नाम मत लो। रघुवीर चुप हो गया। सबसे बड़ा खुलासा, विक्रम ने फाइल खोली। उसमें पुराने दस्तावेज थे, फोटो थे, हस्ताक्षर थे और कुछ रिकॉर्डिंग्स की कॉपी भी थी। जानते हो ये क्या है? क्या है ये? ये वो सबूत है जो साबित करते हैं कि तुमने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वो सबूत है जो साबित करते हैं कि जमीन कानूनी तरीके से नहीं, धोखे से ली गई थी। पिताजी, क्या ये सच है? रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? कुछ सेकंड बाद रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ। अर्जुन जैसे पत्थर का हो गया। मतलब जिस इंसान को अपना आदर्श समझता था वो? बेटा अर्जुन, मेरी बात सुनो। नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। आप हमेशा मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, हमेशा कहते थे कि मेहनत करो, सच बोलो।
लेकिन आपने खुद क्या किया? रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन पूरा गांव पंचायत में जमा था, क्योंकि विक्रम ने सारे सबूत पंचायत के सामने रख दिए थे। लोग फुसफुसा रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। गांव का सबसे सम्मानित आदमी इतना बड़ा धोखेबाज निकल सकता है। पंचायत के मुखिया ने रघुवीर से पूछा, क्या ये सबूत सही हैं? पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा था। रघुवीर के पास दो रास्ते थे, झूठ या सच। कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया। हाँ, सब सच है। पूरा मैदान सन्न रह गया। तुम मानते हो कि जमीन धोखे से ली गई थी? हाँ मुखिया। तुम मानते हो कि हरिराम के साथ अन्याय हुआ था रघुवीर? हाँ। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। कर्मों का पहला बड़ा वार। उसी शाम बैंक से फोन आया। रघुवीर की कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी। कुछ सरकारी ठेके रद्द हो गए, कई व्यापारिक साझेदार पीछे हट गए। एक ही दिन में करोड़ों का नुकसान। रघुवीर अपने कमरे में बैठा था, सिर झुका हुआ। अचानक उसे हरिराम की आवाज याद आई। जिस दिन कर्म लौटेंगे तुम्हारे पास छिपने की जगह नहीं होगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कर्मों का फल सिर्फ नुकसान नहीं देता, वह इंसान को उसके अपने ही आईने के सामने खड़ा कर देता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रात को अर्जुन उसके कमरे में आया। उसके हाथ में एक बैग था। बेटा, इस बैग में क्या है? मैं जा रहा हूँ। रघुवीर का दिल धड़क उठा। क्या मतलब अर्जुन? कुछ दिन आपके साथ नहीं रह सकता रघुवीर। बेटा अर्जुन, मुझे समय चाहिए ये समझने के लिए कि मेरे पिता सच में कौन है। मुझे छोड़कर मत जाओ अर्जुन। जब हरिराम अंकल का बेटा अपने पिता को खो रहा था, तब आपने भी तो उसे अकेला छोड़ दिया था। ये शब्द तीर की तरह रघुवीर के दिल में लगे और पहली बार उसे अपने किए हुए पाप का असली दर्द महसूस हुआ। अर्जुन के हाथ में बैग था। रघुवीर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। करोड़ों रुपए का नुकसान उसे उतना नहीं डरा रहा था जितना अपने बेटे का दूर जाना। कमरे में भारी सन्नाटा था। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर रघुवीर धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। बेटा मत जाओ। पिताजी, अभी मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे सुधारने का एक मौका तो दो अर्जुन। मौका? अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। हरिराम अंकल ने भी आपसे मौका मांगा होगा। उनकी पत्नी ने भी भगवान से मौका मांगा होगा। विक्रम ने भी अपने पिता को बचाने का मौका मांगा होगा। रघुवीर की आंखें झुक गईं। लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला। मैं उस समय अंधा हो गया था, मुझे सिर्फ पैसा दिखाई देता था। और अब मुझे अपने पाप दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसका फैसला नहीं बदला। मुझे कुछ समय चाहिए पिताजी। जब तक मैं खुद को समझ नहीं लेता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। पहली बार अकेला रघुवीर, जिस बेटे को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, वह भी उससे दूर चला गया। उस रात रघुवीर ने खाना नहीं खाया। वह पूरी रात अपने कमरे में बैठा रहा। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थीं। हरिराम के आंसू, विक्रम का दर्द, अर्जुन की नाराजगी। और अचानक फोन बजा। रात के 2 बजे रघुवीर ने फोन उठाया। हेलो, कौन? सामने से सिर्फ एक आवाज आई। ये तो बस शुरुआत है। और कॉल कट गई। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। अगली सुबह बैंक के अधिकारी उसके घर पहुंचे। रघुवीर जी, हमें अफसोस है,
लेकिन आपकी कुछ संपत्तियों पर कानूनी रोक लगा दी गई है। क्या? जांच पूरी होने तक आप इन्हें बेच नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? वह अब हमारा विषय नहीं है। अधिकारी चले गए। रघुवीर कुर्सी पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना था। इतने वर्षों में पहली बार उसे लगा कि पैसा सचमुच खत्म भी हो सकता है। उसी शाम विक्रम उसके घर आया। रघुवीर ने उसे देखते ही कहा, क्या अब भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ? विक्रम शांत था। पहले जैसा गुस्सा उसके चेहरे पर नहीं था। मैं बदला लेने नहीं आया। तो फिर? एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या विक्रम? अगर समय पीछे चला जाए तो क्या तुम वही सब फिर करोगे? रघुवीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। नहीं विक्रम। क्यों? क्योंकि अब समझ आया है कि मैंने सिर्फ जमीन नहीं छीनी थी, मैंने एक परिवार की खुशियां छीन ली थीं। विक्रम पहली बार चुप हो गया। तभी विक्रम ने अपनी जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। ये मेरे पिता की आखिरी चिट्ठी है। रघुवीर हैरान रह गया। क्या लिखा है इसमें? विक्रम। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। सवाल थे। मेरे पिता का बॉक्स यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे नहीं पता विक्रम। ये गोदाम तुम्हारा था? हाँ, लेकिन मैंने आज से पहले ये बॉक्स कभी नहीं देखा। अर्जुन भी वहाँ पहुँच चुका था। वह कुछ दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। बॉक्स खोलकर देख लेते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने धीरे धीरे ताला तोड़ा। बॉक्स खुला और उसके अंदर जो था उसे देखकर तीनों की आंखें फैल गईं। बॉक्स के अंदर कुछ पुराने कागज थे, कुछ तस्वीरें थी और एक मोटी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि अब इस दुनिया में नहीं हूँ हरिराम। विक्रम की आंखें भर आईं। ये पिताजी की लिखावट है। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी का पहला राज विक्रम पढ़ने लगा। आज रघुवीर ने मेरी जमीन छीन ली। मैं टूट चुका हूँ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा डर उस आदमी से लग रहा है जिसने रघुवीर की मदद की है। रघुवीर चौंक गया। कौन आदमी? विक्रम आगे पढ़ने लगा। गांव का प्रधान महेंद्र, वही असली खिलाड़ी है। रघुवीर सिर्फ मोहरा है। अर्जुन हैरान रह गया। प्रधान महेंद्र? नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों जी? क्योंकि जमीन के कागज बनवाने का सुझाव उसी ने दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। 15 साल पुराना सच डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था। आज मैंने महेंद्र और उसके आदमी को बात करते सुना। वे सिर्फ मेरी जमीन नहीं चाहते, वे बरगद के पीछे वाली जमीन भी चाहते हैं। बरगद के पीछे क्या था? विक्रम ने पन्ना पलटा और पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। बरगद के पीछे की जमीन के नीचे पुरानी हवेली का खजाना दबा है। क्या? खजाना? ये कैसे हो सकता है? मेरे दादा ने मुझे बताया था कि अंग्रेजों के समय कुछ सोना और कीमती सामान वहां छिपाया गया था। महेंद्र को भी इसकी खबर लग गई है, इसलिए उसने रघुवीर को आगे करके जमीन हड़पने की योजना बनाई। रघुवीर की आंखें फटी रह गईं। मतलब उसने मेरा इस्तेमाल किया? ऐसा ही लग रहा है। लेकिन पिताजी, फैसला तो आपने लिया था। रघुवीर चुप हो गया, क्योंकि चाहे किसी ने उकसाया हो, गलती तो उसी ने की थी। डायरी का आखिरी हिस्सा विक्रम ने तेजी से आखिरी पन्ने खोले और फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या लिखा है विक्रम?
पिताजी ने लिखा है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। क्या? अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि वह हादसा नहीं होगा। मुझे पूरा शक है कि महेंद्र मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिराम की मौत। 15 साल से गांव यही मानता आया था कि हरिराम नदी में डूब गया था, लेकिन अब डायरी कुछ और कह रही थी। मतलब हरिराम अंकल की मौत हादसा नहीं थी। पता नहीं। अगर ये सच है तो असली अपराधी मैं नहीं। वह रुक गया, फिर खुद ही बोला, नहीं, मैं भी दोषी हूँ। अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो ये सब शुरू ही नहीं होता। उसी समय अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम। सब चौंक गए। रात के लगभग 1 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? रघुवीर ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, थका हुआ चेहरा, आंखों में डर। उसने अंदर आते ही कहा, महेंद्र वापस आ गया है। क्या मतलब? महेंद्र मरा नहीं था। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। लेकिन 8 साल पहले तो उसकी मौत की खबर आई थी। वह झूठ था। आप कौन हैं? मैं महेंद्र का पुराना साथी हूँ और 15 साल से एक राज छिपाकर जी रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 3 लोग थे, हरिराम, महेंद्र और तीसरा आदमी। देखकर रघुवीर की सांस अटक गई। ये तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई सुरेश था। वही सुरेश जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गया था। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? सच्चाई जानने की हिम्मत है तुम्हें रघुवीर? अब मेरे पास सच्चाई से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम जगदीश है। और तुम महेंद्र के साथी थे? हाँ। तो तुम भी मेरे पिता के साथ हुए अन्याय में शामिल थे? हाँ बेटा, और यही पाप मुझे 15 साल से सोने नहीं देता। जगदीश धीरे धीरे अतीत की परतें खोलने लगा। 20 साल पहले महेंद्र सिर्फ गांव का प्रधान नहीं था, वह बहुत लालची आदमी था। ये तो मैं भी जानता था। नहीं, तुम उसका सिर्फ एक चेहरा जानते थे। दूसरा चेहरा? खजाने का। महेंद्र को बरगद के पीछे छिपे खजाने की जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसे सही जगह नहीं पता थी। विक्रम। क्यों जी? फिर उसकी मुलाकात सुरेश से हुई। रघुवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे भाई से? हाँ, तुम्हारा भाई तुमसे बिल्कुल अलग था रघुवीर। मतलब? ईमानदार, सच्चा और लालच से कोसों दूर। सुरेश और हरिराम बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पिता? हाँ, दोनों को खजाने के बारे में कुछ पुराने नक्शे मिले थे। तो फिर? महेंद्र को यह बात पता चल गई। महेंद्र ने सुरेश को पैसे का लालच दिया। और मेरे भाई ने मना कर दिया होगा। हाँ, उसने साफ कह दिया था कि वह गांव की संपत्ति को बेचने या छिपाने में शामिल नहीं होगा। फिर महेंद्र ने क्या किया? वहीं से असली साजिश शुरू हुई। वो रात जगदीश की आवाज भारी हो गई, जैसे वह फिर उसी रात में लौट गया हो। एक रात महेंद्र ने सुरेश और हरिराम दोनों को बुलाया। क्यों? नक्शे लेने के लिए। फिर जगदीश, बहस शुरू हो गई। नक्शा मुझे दे दो सुरेश। कभी नहीं। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। धमकी मत दो महेंद्र। तुम दोनों मेरी राह में खड़े हो। और हम खड़े रहेंगे।
अचानक महेंद्र ने अपने आदमियों को इशारा किया। फिर क्या हुआ? मारपीट शुरू हो गई। सुरेश के साथ क्या हुआ? जगदीश ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद बोला, उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया गया। नहीं जगदीश, हम सबको लगा कि वह मर गया है। मतलब सुरेश चाचा मर गए थे? नहीं। तीनों एक साथ चौंक पड़े। क्या जगदीश वह जिंदा था? फिर वो कहाँ गया? यही तो राज है। महेंद्र ने सबको झूठ बताया कि सुरेश गांव छोड़कर चला गया। लेकिन असलियत ये है कि उसे शहर के एक अस्पताल में छिपा कर रखा गया। क्यों जगदीश? क्योंकि उसे सब कुछ याद नहीं था। मतलब जगदीश, उसकी याददाश्त चली गई थी। रघुवीर चौंक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल पूरा 20 साल वह अपने भाई को मरा हुआ समझता रहा, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। अचानक विक्रम ने पूछा, अगर सुरेश जिंदा था तो मेरे पिता की मौत कैसे हुई? यही वो सच है जिससे मैं 15 साल भागता रहा हूँ। बोलो जगदीश। हरिराम की मौत हादसा नहीं थी। क्या मतलब जगदीश? उसे नदी में धक्का दिया गया था। किसने जगदीश? महेंद्र ने। उसी समय अचानक बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। घर्रर। 4 आदमी उतरे और उनके बीच में एक सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था। उसे देखते ही जगदीश डर से कांपने लगा। जगदीश, नहीं, ये यहाँ कैसे आ सकता है? कौन है वो जगदीश? महेंद्र आया। रघुवीर की सांस अटक गई। 20 साल पुरानी साजिश का मास्टरमाइंड उनके दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। महेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी खतरनाक इंसान के चेहरे पर होती है। कुछ सेकंड तक उसने कमरे में मौजूद हर इंसान को देखा, फिर उसकी नजर विक्रम पर जाकर रुकी। तो हरिराम का बेटा भी यहाँ है। विक्रम का खून खौल उठा। मेरा नाम लेने का हक नहीं है तुम्हें। बिल्कुल अपने बाप जैसा है, गुस्सा भी वैसा ही। महेंद्र ने फिर रघुवीर की तरफ देखा। कैसे हो पुराने दोस्त? रघुवीर की आंखों में नफरत भर चुकी थी। मैं कभी तुम्हारा दोस्त नहीं था महेंद्र। अरे इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारी आधी दौलत की नींद मैंने ही तो रखी थी। ये सुनकर रघुवीर के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों आ गए। और मेरी आधी बर्बादी की नींव भी तुमने ही रखी। नहीं रघुवीर, बर्बादी की नींद इंसान खुद रखता है। मैंने सिर्फ तुम्हारे लालच का फायदा उठाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह बात सच थी। विक्रम का गुस्सा। विक्रम अचानक आगे आया। उसकी आंखें लाल थीं। एक सवाल का जवाब दो। पूछो विक्रम। क्या तुमने मेरे पिता को मारा था? महेंद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम्हें क्या लगता है विक्रम? मैं जवाब चाहता हूँ महेंद्र। अगर मैं हाँ कह दूं तो विक्रम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं महेंद्र। बिल्कुल अपने बाप जैसा। पहले हरिराम सच के लिए लड़ता था, अब उसका बेटा लड़ रहा है। जगदीश का पश्चाताप। अचानक जगदीश आगे आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस करो महेंद्र। तुम अभी तक जिंदा हो जगदीश? मैं जिंदा नहीं हूँ। पिछले 15 साल से हर दिन मर रहा हूँ। तो मर क्यों नहीं जाते? कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। महेंद्र की आवाज में जरा भी पछतावा नहीं था। मैं मर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सच बता दूंगा।
महेंद्र की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। सबसे बड़ा सवाल अर्जुन आगे आया। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर किसी वजह से आए हो महेंद्र। बिल्कुल अर्जुन। क्या वजह है? महेंद्र ने जेब से एक पुराना कागज निकाला और सबने उसे देखा। वह एक नक्शा था, पुराना फटा हुआ, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था, वही खजाने वाला नक्शा। मैं अपना सामान लेने आया हूँ रघुवीर। ये सामान तुम्हारा नहीं है महेंद्र। गलत। मैंने इसके लिए 20 साल बर्बाद किए हैं। और मेरे पिता की जान भी ली। महेंद्र मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। अचानक महेंद्र बोला, वैसे तुम लोगों को सुरेश की चिंता नहीं हो रही? रघुवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा भाई कहाँ है? मैंने पूछा मेरा भाई कहाँ है? महेंद्र धीरे धीरे उसके करीब आया, फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि वो जिंदा है? कहाँ है वो महेंद्र? इतनी जल्दी नहीं रघुवीर। 20 साल हो गए। मुझे पता है रघुवीर, मैंने हर जगह उसे ढूंढा महेंद्र। लेकिन सही जगह नहीं ढूंढी। बड़ा खुलासा। महेंद्र ने एक फोटो निकाली। फोटो देखकर रघुवीर के हाथ कांपने लगे। फोटो में एक बूढ़ा आदमी था, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, लेकिन चेहरा बिल्कुल सुरेश जैसा था। सुरेश। उसकी आवाज टूट गई। 20 साल बाद उसने अपने भाई की तस्वीर देखी थी। क्या ये सचमुच सुरेश चाचा है? वो कहाँ है? यही तो खेल है। सौदा। महेंद्र बैठ गया, जैसे वह सब पर राज कर रहा हो। मुझे खजाना चाहिए और बदले में सुरेश। तुम पागल हो गए हो महेंद्र। नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ। अगर मैंने मना कर दिया तो कर्मों का फल कैसे लौट कर आता है रघुवीर? तुमने मेरे पिता को मारा था। महेंद्र ने विक्रम की तरफ देखा, फिर हंस पड़ा। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। जल्दी गुस्सा हो जाते हो विक्रम। चुप रहो महेंद्र। सच सुनना चाहते हो? तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे और इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा ईमानदार लोग ज्यादा दिन नहीं यह टिकते। सुनते ही विक्रम उसकी तरफ। नहीं विक्रम, अभी नहीं। तुम सबको लगता है कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है महेंद्र। खत्म? अभी शुरू हुआ है। जिस खजाने की तलाश में तुम सब हो, उसका नक्शा मेरे पास है। महेंद्र, अब छोड़ भी दो। 20 साल बर्बाद किए हैं मैंने उस खजाने के लिए। अब पीछे नहीं हटूंगा। तभी एक और गाड़ी आकर रुकी। सबकी नजर उधर चली गई। तभी एक आदमी आ रहा था। रघुवीर की आंखें फैल गईं, उसकी सांस रुक गई। भैया। वह आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघु मेरे भाई। रघुवीर दौड़कर अपने भाई मिला। 20 साल का दर्द, 20 साल की दूरी एक पल में आंखों से बह निकली। मुझे लगा था आप मर गए। मुझे भी कई साल तक कुछ याद नहीं था रघुवीर। मुझे माफ कर दो भैया। गलती तुम्हारी थी, लेकिन तुम अकेले दोषी नहीं थे। सबसे बड़ा खुलासा। सुरेश ने महेंद्र की तरफ देखा। अब सच बताने का समय आ गया है महेंद्र। चुप रहो सुरेश। नहीं, 20 साल तक मैं चुप रहा। अब नहीं, हरिराम की मौत एक हत्या थी। मैं जानता हूँ सुरेश। लेकिन एक बात तुम नहीं जानते, विक्रम मरने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया था। अगर हरिराम उस रात मेरे सामने नहीं आता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अब महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तुम लोग कुछ साबित नहीं कर सकते सुरेश। कर सकता हूँ, मेरे फोन में तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग है।
जिसमें तुम अपने आदमियों को आदेश दे रहे हो। महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने 20 साल इसे संभाल कर रखा। उसी समय पुलिस की गाड़ियां आ गई क्योंकि अर्जुन पहले ही सबूत पुलिस को भेज चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। महेंद्र, आपको हत्या, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हर इंसान हारता है जब उसके कर्म उसके खिलाफ गवाही देने लगते हैं। रघुवीर का फैसला कुछ दिन बाद पंचायत फिर बैठी। पूरा गांव मौजूद था। रघुवीर सबके सामने खड़ा हुआ, पहली बार बिना घमंड के। मैंने हरिराम के साथ अन्याय किया था। भले ही महेंद्र ने मुझे बहकाया हो, लेकिन फैसला मेरा था। उसने विक्रम की तरफ देखा। मैं तुम्हारे पिता को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनकी जमीन, उनका घर और उसका पूरा मुआवजा मैं तुम्हें लौटाऊंगा। गांव वाले हैरान रह गए क्योंकि यह वही रघुवीर था जो कभी 1 रुपया देने से पहले 100 बार सोचता था। पंचायत खत्म होने के बाद विक्रम अकेला खड़ा था। रघुवीर उसके पास आया। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने 15 साल नफरत की है, लेकिन मेरे पिता ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि नफरत मत करना। मैं तुम्हारे किए को भूल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यह सुनते ही रघुवीर रो पड़ा। सालों बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ था। किसी के साथ किया गया अन्याय, धोखा या बुरा व्यवहार कभी खत्म नहीं होता। समय चाहे कितना भी बीत जाए, कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है। इसलिए हमेशा सच, ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता चुनना चाहिए।